वो कहे थे उनको डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऑडिट में खुदा ना खास्ता फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है स्टूडेंट का लिखना ना। केस स्टडी आती है, चूँकि उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। यही खुदा ना खास्ता उनके फेलियर का सबब बन जाता है। अदरवाइज़ उनको आता होता है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बुलेट्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है, थोड़ा लिखना है, ज़्यादा लिखना है, लेटर की शेप में लिखना है, रिक्वेस्ट करनी है, कंपैरिजन करके लिखना है, दो कॉलम बना के उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना है, एडवांटेजेस लिखने हैं, डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, पहले किस पार्ट को आंसर करना है, ये आहिस्ता आहिस्ता आएंगी चीज़ें। मैंने कल बताया कि आप जब पहली दफ़ा लिखेंगे आपको परेशानी होगी, उधर तो कुछ और लिखा हुआ होगा, लेकिन आपने इसमें परेशान नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को क्या करना है, बेहतर करना है। जैसे आपने कल एक क्वेश्चन किया, किसी ने भी नहीं किया, अगर आपने इसका सोल्यूशन देखा होता तो जो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जो है हम क्यों 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते, था कुछ ऐसा? कौन से वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 था, उसको बताएं। अब जब इसका सलूशन है उसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो ऑडिट एविडेंस होती है वो परसुएसिव होती है, कंक्लूसिव नहीं होती। आप में से किसी ने नहीं पूछा, इसका मतलब है या तो आपने क्वेश्चन किया नहीं या आपने उसका सलूशन नहीं देखा। तो सलूशन में जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो डिफरेंट हैं जो हमने पढ़े, ठीक है। तो आप आके उनको डिस्कस करें, अगले दिन आके क्वेश्चन करें, सर सलूशन में तो ये लिखा हुआ, आप ये कह रही हैं। तो फिर मैं इसका मतलब ये है कि हमने 1,00,000 रुपए जो उसने मुझे कहा था कि डेटर है, मैंने उसकी जो है इनवाइस भी देख ली, गेट आउटवर्ड पास भी देख लिया, फिर उसको लेटर भी लिख दिया। बस मैं इतना ही कर सकता था। लेकिन क्या इसके बावजूद भी फ्रॉड हो सकता है? क्या मैं कंक्लूसिव एविडेंस है मेरे पास कि नहीं अब तो कंफर्म है ना कि ये 100% यही बात है? नहीं, वो आपस में मिले हुए भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मैं कंक्लूसिव नहीं देता, मैं परसुएसिव एविडेंस। तो 3 तरह के एविडेंस के लेवल हैं। एक है लेस देन परसुएसिव, जैसे रिव्यू में करते हैं, बस एक नज़र देखती है और बात खत्म। दूसरी होती है कौन से वाली? परसुएसिव। हाँ यार, मैंने एक रीजनेबल चेकिंग की है और ये ठीक है, मैंने उसकी जो सपोर्टिंग देख ली थी। एक होते कंक्लूसिव, अब भाई इसमें गलती हो ही नहीं सकती, तो हम कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देते। हम कौन से वाली देते हैं? परसुएसिव देते हैं। तो अंदर से कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें डिफरेंस हो, तो वो आपने हमें ज़रूर बताना। चलें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा है, तो ये किस चीज़ के लिए होगा? ये केस स्टडी है या रिप्रोडक्शन? ऑलमोस्ट रिप्रोडक्शन क्वेश्चन। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, अश्योरेंस है ऑडिट, थोड़ा सा फर्क है लेकिन वो आगे जाके। इंश्योरेंस एंगेजमेंट जो हम ऑडिट करते हैं, जो हम उनके साथ कंट्रैक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो अश्योरेंस प्रोवाइड करने का प्रोसीजर अश्योरेंस एंगेजमेंट। और अश्योरेंस किसको कहते हैं? ऑडिट। भाई क्या करते हो? ऑडिट करते हैं। कहाँ जा रहे हो? अश्योरेंस एंगेजमेंट पे जा रहा हूं, हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मैं वही परफॉर्म करने जा रहा हूं, तो उसको क्या कहते हैं? अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब उसके 4 एलिमेंट, कब हम कहेंगे ये अश्योरेंस है और कब कहेंगे नॉन अश्योरेंस है? 5 हैं, उनमें से कोई 4 लिख दे। पता है ना, 3 पार्टी रिलेशनशिप और ये वो वही चीजें थी। चले अब आते हैं, लें जी, रिक्वायरमेंट। डिस्कस हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू द व्यू पॉइंट्स। ये बता रहा है, हम रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्यू पॉइंट्स, इसका मतलब है एक से ज्यादा पॉइंट होंगे, ठीक है, ये बता रहा है। ओके, ऑफ हमजद रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें यहाँ से कोई पता नहीं चल रहा, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन चूंकि तकरीबन एक पैराग्राफ है, यकीनन ये फिर केस स्टडी टाइप कोई चीज़ लग रही है। चले यहाँ पढ़ते हैं। अमजद इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मेजर शेयर होल्डर। 2 चीज़ें हैं, खुद शेयर होल्डर भी है और चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, यानी मैनेजमेंट में भी है और शेयर होल्डिंग में भी है। चले आगे चलते हैं। ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसका मतलब लिस्टेड नहीं है, ज्यादातर चीजें इसी बंदे के पास होंगी, ठीक है। ही हैज ऑफर्ड योर फर्म
टू बी फर्स्ट एक्सटर्नल ऑडिटर, लफ्ज आ गया एक्सटर्नल ऑडिटर। जब एक्सटर्नल ऑडिटर की बात आ रही है तो इसका मतलब है कोई इंटरनल ऑडिटर भी होगा। चले पहले इसको हम एक्सप्लेन कर लें, दोबारा मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। एक होता है इंटरनल ऑडिटर, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर। क्वेश्चन से बस हट जाए, ये वाला टॉपिक हम पढ़ने लगे। एक एक्सटर्नल ऑडिटर, एक इंटरनल। होता क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटर आता है और आपकी गलतियां निकालता है और किसको बता देता है, शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर को। इंटरनल कंट्रोल में जो वीकनेस है, मैंने गलतियां कहा है, मैंने इंटरनल कंट्रोल वीकनेस नहीं, कमजोरियां नहीं कहा, गलतियां। गलतियां किसको बता देता है? अब वो परेशान है मैनेजमेंट वाले, यार गलतियां क्यों होती हैं? तो पता चला इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है, इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है कि कभी पेमेंट हो जाती है, साइन नहीं लिए जाते, कभी चोरी हो जाती है। हम समझ रहे थे हमारा क्लाइंट 55 लाख का पड़ा हो, यार हम सच्चे थे, लेकिन उधर चोरी हो गई तो वो कितने का है, किसी ने स्टॉक काउंट ही नहीं किया, स्टॉक काउंट ही नहीं किया। तो ये मसाइल थे। तो उन्होंने कहा हर दफ़ा आता है ऑडिटर, वो शेयर होल्डर को बताता है, हमारी बेइज्जती होती है, तो हम क्यों ना एक अपना बंदा रख लें जो ऑडिटर जैसा हो। अब ये अपना बंदा है, वो बैठा है, जब भी कोई पेमेंट होती है सीएफओ के पास जाती है, पेमेंट करे, वो कहता है नहीं पहले इंटरनल ऑडिटर से चेक कराओ। इंटरनल ऑडिटर देखता है क्या जनाब जो है रिक्विजिशन आई थी मटेरियल की, रिक्विजिशन आई थी तो क्या इसने टेंडर कराया था, क्या इसने टेंडर कराया था, तो जो अवार्ड किया गया है टेंडर या जिससे परचेज किया जाए सबसे कम उसने बोली लगाई थी, ठीक है, उसने सबसे कम रेट दिया था, सबसे कम दिया था, तो जितना माल कहा था उतना ही आया है, कोई ख़राब तो नहीं था। जब माल आया है तो गेट इनवर्ड पास बना है या नहीं बना, क्लियर होगा। ये सारी बातें उसने देखी। अब उसने देखी और उसने साइन कर दिया, उसने कहा ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म हो गए। उसने कहा अब सीएफओ को सर आप पेमेंट कर दें। अब बताएं जब हम आएंगे ऑडिट करने के लिए तो उनके प्रोसीजर बेहतर होंगे या पहले से बदतर होंगे? बेहतर होंगे, इंटरनल कंट्रोल बेहतर होगा। अब ये बताएं क्या वो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है? वो किसने रखा है? मैनेजमेंट ने रखा है। टू पार्टी रिलेशनशिप, काम सारे हमारे वाले कर रहा है, लेकिन चूंकि उसको शेयर होल्डर ने नहीं रखा, थ्री पार्टी रिलेशनशिप नहीं है, लिहाजा हम उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं कहते। तो एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर जिसको हम ऑडिटर कहते हैं, एक उनका अपना बंदा जो काम तकरीबन वही कर रहा होता है, लेकिन उसने कोई रिपोर्ट शेयर होल्डर को नहीं देनी। हमने रिपोर्ट किसको देनी है? था ना शेयर होल्डर को, उसने भी रिपोर्ट देनी है लेकिन मैनेजमेंट को देनी। उसने सीएफओ को कहना है सर ठीक है ओके आप पेमेंट कर दें। वो होता है कौन? इंटरनल ऑडिटर। ओके हो गया। एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर। अब बताएं किसकी बात हो रही है यहां पे? क्लियर हो गया। फर्स्ट एक्सटर्नल ऑडिटर कौन से वाला? स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कानूनी ऑडिटर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म केपीएमजी फर्स्ट एक्सटर्नल ऑडिटर हैं। एक इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर। ज्यादातर हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में, जो भी पढ़े। एक चैप्टर आएगा जहां पे हम, अच्छा ये बताएं हमने ढेर सारा काम करना है, टाइम का भी मसला है, कॉस्ट का भी मसला है, ऐसा है ना, और एक बंदा है जो तकरीबन वही काम कर रहा है जो हम करते हैं, क्या हमें उसका थोड़ा बहुत काम इस्तेमाल कर लेना चाहिए? कर सकते, अगर वो बंदा अच्छा है, अगर वो बंदा अच्छा है, लायक है, ठीक है, काबिल है, तो हमें उसका काम थोड़ा बहुत यूज कर लेना चाहिए। इसको कहते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आगे एक चैप्टर है, बस उधर पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिटर को। इसके अलावा इंटरनल ऑडिटर को हम कहीं भी नहीं पढ़ेंगे, तो हमेशा किसको पढ़ेंगे? एक्सटर्नल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो बाहर से फर्म जाती है और ऑडिट करती है। ओके। ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग अ मीटिंग ही वॉज ऑफ द व्यू पॉइंट, कौन? अमजद, जो कौन है? और शब्द, ही वॉज ऑफ द व्यू पॉइंट दैट स्टैट्यूटरी ऑडिट, समझ गए? ये कौन से वाला? उसका अपना अंदर वाला बंदा या केपीएमजी? केपीएमजी वाला ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट एग्जिस्ट, करवाया जाता है, बिकॉज इट हैज बीन लीगली जो है मैंडेटेड। क्योंकि एससीजीपी कहता है पता नहीं कितने से ज्यादा, 3 मिलियन से ज्यादा हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराएं, और 1 मिलियन से ज्यादा हो तो किसी से कराएं, चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट से कराएं, चाहे चार्टर्ड। वो हम तो इस वजह से वो कह रहे, अब उसकी बात समझे, हम तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है?
हम तो भाई ऑडिट बस इस वजह से करवा रहे हैं कि ये इसका कोई खास फायदा नहीं है, बस ये चौंके कानून कहता है मजबूरन करवाना पड़ता है। अब बताएं, अब क्या आंसर लिखेंगे? भाई इसके बड़े फायदे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। आपने कल को बिजनेस सेल करना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जब कहा होगा इसके इतने एसेट हैं तो वो बढ़ जाएगा। और क्या है बताएं? कौन से वाला? लोन लेना है तो वो आसानी से आप ले सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास काफी सारे। जी ठीक है, मुझे समझ नहीं है लेकिन ठीक कह रहे हैं। ले जी, अच्छा ओके है, यहां से हमने उसको चुप करा दिया कि ये वाला तुम्हारा जो है ये तुम्हारा व्यू पॉइंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड इट डज नॉट एड वैल्यू टू द बिजनेस, हम कहेंगे भाई बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, वही एडवांटेजेस। ठीक है, सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं, और बड़े फायदे उसे बताएं। बाज लोग नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट भी करवाते हैं, जैसे फर्म है, जैसे एओपी है, जैसे इंडिविजुअल है, वो भी करवाते हैं। ये फायदे हैं उसके। चले, हाउएवर दूसरा व्यू पॉइंट, he believes that audit helps in finding all major fraud within the company। ये दूसरा व्यू पॉइंट उसका गलत। उसे कहें भाईजान हम, ठीक है, हम एक तो ऑल मिस स्टेटमेंट भी नहीं कर सकते, मिस स्टेटमेंट ड्यू टू एरर या फ्रॉड होता है। ठीक है, और फ्रॉड तो पकड़ना वैसे मुश्किल है क्योंकि वो कोलूजन की वजह से होता है, बड़ा सोफिस्टिकेटेडली। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, उसने उधर अगर मामू को एड्रेस दे दिया, हमें तो उसने मामू बना दिया ना, हमें क्या पता कि वो उसका मामू है। ठीक है, लें जी, तो इस वजह से और बाकी बहुत सारी चीजें। अब यहां पे क्या कह रहा है? इनहेरेंट लिमिटेशन लिखे, पहले में क्या लिखने हैं? एडवांटेज। ठीक है, तो अब आंसर क्या कह रहा है? डिस्कस हाउ विल यू रिस्पॉन्स टू द व्यू पॉइंट ऑफ अमजद। बेहतर उसको खत लिख दे, मिस्टर अमजद। ठीक है, सीईओ या क्या था वो, चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आप कौन से वाली, कोई भी XYZ कंपनी। ठीक है, योर व्यू पॉइंट्स आर नॉट करेक्ट, आवर रिस्पॉन्स टू योर व्यू पॉइंट्स इज एज अंडर। नंबर 1 उसका व्यू पॉइंट लिखे, एज पर यू आप ये कह रहे हैं कि इसका कोई एडवांटेज नहीं होता, कोई बिजनेस को फायदा नहीं होता। ठीक है, उसके नीचे लिखे बिजनेस को बहुत सारे फायदे होते हैं, 3-4 लिख दे। फिर योर सेकंड व्यू पॉइंट इज, वो आगे लिख दें कि हम सारे के सारे क्या पकड़ते हैं? फ्रॉड पकड़। नहीं, ऑडिटर का काम हरगिज फ्रॉड पकड़ना नहीं, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फेयरनेस पे अपनी रिपोर्ट देना, उसकी ओपिनियन। और हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। क्यों नहीं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते? क्यों 100% गारंटी नहीं दे सकते? नीचे फिर क्या लिख दे? इनहेरेंट लिमिटेशन। अब आई कैप का आंसर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर यही हो। उसके दोनों व्यू पॉइंट लिखें, पहले में उसको एडवांटेजेस बताएं और दूसरे में उसको इनहेरेंट लिमिटेशन बताएं कि आप गलत कह रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये स्टिल हम ऑडिट करें और हम सही रिपोर्ट दें। ठीक है, एक होती है सही रिपोर्ट, उसको कहते हैं अनमोडिफाइड। जैसी स्टैंडर्ड कॉपी पेस्ट करके देते हैं हम वैसे दे देते हैं, उसमें लिखा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। जब कोई गलती होती है और हम रिपोर्ट सही नहीं देते, सही से क्या मुराद है, क्या नहीं कहते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू ना, उसको कहते हैं मॉडिफाइड रिपोर्ट। तो मॉडिफाइड गलत रिपोर्ट, चुगली वाली रिपोर्ट। ठीक है, और अनमॉडिफाइड वो रिपोर्ट जो कौन देता है? स्टैंडर्ड जैसा फॉर्मेट देता है हम वैसा कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं, उसका मतलब होता है हर चीज ठीक है। ओके, हो गया। नहीं जी, उसे कहते हैं हो सकता है हमने अनमोडिफाइड रिपोर्ट दी हो, अनमोडिफाइड जैसी स्टैंडर्ड ने कही वैसी की वैसी दे दी, उसको मॉडिफाई नहीं किया। मॉडिफाई कब करेंगे? जब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब मॉडिफाई करेंगे, फिर लिखेंगे गलती कौन सी है, ये वो सारी। लें जी, हम अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दें, फिर भी पॉसिबल है उसमें कोई ना कोई एरर हो। यस पॉसिबल है, हमारे पास अथॉरिटी है, हो सकता है वापस में मिले हुए हूं, हम गए 1-2 महीने के लिए। ठीक है, तो हम तो सारी गलतियां नहीं पकड़ सकते, ना हम सारी गलतियां पकड़ सकते हैं, ना हम सारे फ्रॉड पकड़ सकते हैं। हम सैंपलिंग की बेस पे करते हैं, कहीं 100% सिलेक्शन करते हैं। जैसे 100% सिलेक्शन, कोई एक एरिया बताएं जिसमें कभी कभार ही ट्रांजैक्शन होती है, सोचे कोई एक एरिया बताएं जिसमें, देखें अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो हम सैंपलिंग करेंगे।
देखिए अगर 1,00,000 ट्रांजैक्शन है, एक एक चेक करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे? अगर कोई 1,8 ट्रांजैक्शन है तो उसको हम 100% करें। जरा सोचे। और जी नहीं, शेयर इशू डेली होते हैं, डिविडेंड भी साल में 2 दफा भी हो सकता है, 3 दफा। शेयर इशू शाज़ नादिर होता है। अक्सर ओपनिंग बैलेंस भी जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का होता है वही क्या होता है? क्लोजिंग होता है। फिर एसेट जो फिक्स एसेट होते हैं वो भी चंद एक होते हैं। ये नहीं होगा रोज मशीनरी ले आए और कोई जा रहा है चाय लेने, यार मशीनरी भी लेते हैं ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो उसमें इतनी ट्रांजैक्शन नहीं होती। क्लियर हो? उनको हम 100% कर लेते हैं। और जो डेली होती हैं, जैसे अब डेली की बताएं कौन सी सबसे ज्यादा होती है? सेल और परचेज। वहां पे मजबूरन है, हमने क्या करनी है? सैंपलिंग करनी। क्लियर हो गया? तो उसमें अब अगर कोई गलती है सेल में या परचेज में या डेटर इतने ज्यादा हैं तो कहीं ना कहीं पे कोई क्या हो सकती है। देखो एग्जांपल दो, एक 10 लाख का फ्रॉड होगा ना, उसको पकड़ना आसान होगा। लेकिन अगर उसने 50-50 हजार के 20 या 25 किए हुए हो, अब वो हमारी मटेरियलिटी से भी नीचे चले गए, हम तो उनको तकरीबन छोड़ देंगे, किसी हद तक नजरअंदाज कर सकते हैं ना। जैसे 10 लाख बड़ी अमाउंट है, उसको हम जरूर चेक करेंगे। लेकिन अगर उसने 25, 30, 40 हजार की छोटी छोटी करके 10 लाख कमा लिए हूं, अब बताएं उसको पकड़ना, क्योंकि हम कहेंगे ये छोटी छोटी अमाउंट है, ऐसा है ना। तो हम गारंटी नहीं दे सकते। ये आपका मैं जानबूझ के कंसेप्ट बना रहा हूं कि आप जो समझ के आए थे, इस अगला हमारा टॉपिक वही है, आप जो समझ के आए थे तो शायद जब ऑडिटर जाता है तो वो ऐसे जनाब छलनी लगाता है, वो ऐसे जो है जिस तरह से जो है वो छोटी मछली बड़ी मछलियों को निकाल के रख देते हैं, ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ ओपिनियन देते हैं, रीजनेबल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। उस दौरान कोई फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट जो हाथ आ जाती है उस सैंपल में हो सकता है। देखें आपने 1000 ट्रांजैक्शन हुई है, आप अपनी जजमेंट की बेस पे आपने 300 सेलेक्ट की, 300 सेलेक्ट की, हो सकता है बाकी 700 गलत हुई, सिर्फ यही 300 ठीक हो। ये हो सकता है ना। आप कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव, वो आगे लाना था ऑडिटर थे, 700 गलत थी उससे, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल है और कई दफा हुआ है। फिर आपने जो आइजा है, जैसे कहते हैं इंटरनेशनल, क्या है आइजा? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जैसे कहते हैं वैसे कर लें। जहां पे वो कहते हैं सैंपल थोड़ा बड़ा रखें, आप थोड़ा बढ़ा दें। जहां पे वो कहते हैं बस आप सैंपल छोटा रखें, जहां पे वो कहते हैं 100% सिलेक्शन करें, बस उनकी मानते जाए और गान ले जी। आपने ऑडिट किया, आपने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और ठीक 3 महीने बाद कंपनी डूब गई, उसमें फ्रॉड ही इतने थे। अब बताएं आप क्या करेंगे? आप जाएंगे अदालत में, आप कहेंगे ये देखें ये आइजा है, ये मेरे वर्किंग पेपर है, जैसे जैसे आइजा वाले कहते रहे मैं वैसे करता रहा। मैं 100% अश्योरेंस तो दे ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने आइजा का एक भी प्रोसीजर छोड़ दिया फिर आपसे पकड़ा जाएगा। केपीएमजी के एक पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, उन पे पाबंदी लगा दी थी आई कैप ने कि आप 1 साल तक आप साइन नहीं कर सकते, आप ऑडिट नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने आइजा की कुछ रिक्वायरमेंट की क्या की? वायलेशन की। पीडब्ल्यूसी का एक अगले दिनों केस पकड़ा, उन्होंने कहा भाई कंपनी जो है वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह से आप कह रहे थे। तो उन्होंने उसको डिफेंड किया, उन्होंने कहा भाई हम ऑडिट करने गए, ये देखे वर्किंग पेपर, एक एक जैसे आइजा कहते हमने वैसे प्रोसीजर परफॉर्म किए, ठीक है। और कंपनी उसके बाद उस अगर हमें गलती नहीं मिली तो हम 100% नहीं पकड़ने आए थे, वो सारी मैनेजमेंट आपस में मिली हुई थी। हमको एसएचओ थोड़ी है कि हम तफ्तीश करें। हमने अपने सैंपल सेलेक्ट किए, उसकी बुनियाद पे वो ठीक थे तो हमने रिपोर्ट क्या उनसे वाली दे दी, ठीक दे दी, ठीक है। तो यस हमारी बचत हो सकती है अगर हम किसको फॉलो करें? आइजा को। अगर लेकिन आइजा की रिक्वायरमेंट को भी आइजा कहते हैं कहीं पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करें और हम इधर बैठे बैठे कर ली तो फिर हमारी बचत नहीं होगी, फिर हमें पेनल्टी होती है, आई कैप लगाता है। खैर चलिए हमें पता चल गया, जानबूझ के इसको मैंने घुमाया जी। डेफिनेशन हमने कर ली ट्रू एंड फेयर व्यू की, फेयर प्रेजेंटेशन को हमने कर लिया। फिर ये आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 7, जो शुरू में हमको बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करेंगे, हम आपके बेस बनाएंगे ताकि आगे हमें काम आए। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप एंड इन लिमिटेड कंपनी एंड फेयर प्रेजेंटेशन इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल। ये तो सीधे सीधे है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और 3 डेफिनेशन लिखनी है। जो है वो ले जी, पार्ट 2 हमारा शुरू हो गया। एक्सपेक्टेशन गैप, वही वाली बात,
लोग सोचते हैं हम 100% ऑडिट करते हैं, हम 100% नहीं करते। लोग सोचते हैं ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, नहीं भाई, ये जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट। लोग समझते हैं हम इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करते हैं, नहीं नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, ऑडिटर में बड़े वो समझा जाता है, एक बंदा है जो बिल्डिंग बना रहा है, एक बंदा जाके बिल्डिंग चेक कर रहा है, काम ज्यादा किसका? बनाने वाले का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने बनानी है, इंटरनल कंट्रोल उन्होंने डिजाइन करनी है, अकाउंटिंग सिस्टम उन्होंने डिजाइन करना है, डेबिट क्रेडिट उन्होंने करना है, ट्रायल बैलेंस उन्होंने बनाना है, लेजर उन्होंने मेंटेन रखने हैं, उनके पीछे जो रिकॉर्ड है, फोटोकॉपी किसकी? इनवॉइसेस की, वो उन्होंने रखनी है, सैलरीज टाइम पे उन्होंने देनी है, बिजनेस के एसेट की हिफाजत उन्होंने करनी है, हमने नहीं करनी। हमने जस्ट जाके चेक करना है, हमारी बला से कंपनी डूब जाए, हमारी बला से कंपनी प्रॉफिट में आए, हम तो आइजा के मुताबिक कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव इन आवर ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन, दैट मे बी रॉन्ग। हो सकती है हमारी, मैंने बताया ना, हमारी ओपिनियन गलत हो सकती है, बस हमने आइजा जैसे कहते जाते हैं वैसे करते जाते हैं, और हम बताते हैं हमारी ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर वे। और जहां जहां गलतियां पकड़ते जाते हैं हम उनको बताते जाते हैं, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, ठीक कर दें तब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर वे, क्योंकि जो गलतियां थी वो क्या कर दी। अब जो ऑडिटेड अकाउंट्स जा रहे हैं शेयर होल्डर के पास, उसमें गलतियां हैं नहीं, उसमें गलतियां नहीं है जो हमारे मुताबिक, तो हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर। अब बताएं, जो लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे गलत है, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप। जो समझते हैं हम 100% चीजों को चेक करते हैं वो भी गलत समझते हैं, ये भी एक्सपेक्टेशन गैप है। जो समझते हैं हम हर गलती और हर फ्रॉड पकड़ लेंगे, ये भी गलत है, हमारा तो ये काम ही नहीं है, हमारे पास अथॉरिटी भी नहीं है, एसएचओ वाली हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। तो ये सारी गलतियां जो हैं इनको क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन गैप्स। तो बेहतर है कि ऑडिट पे जाने से पहले शेयर होल्डर के ये कंसेप्ट जरूर क्लियर करवा दें, भाईजान फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने बनानी है, हमने चेक करनी, इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना और उसका ख्याल रखना। जैसे डिजाइन क्या है यार, फलां फलां जगह पे कैमरे लगाएं, इंप्लीमेंट क्या, वाकई कैमरा लगा देना, और कैमरे चल भी रहे हैं या नहीं इसको कहते हैं उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को देखना। ये किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। और जब हमें जाएं हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड करना कोई, और हम चाहे यार हम आपके फलां बंदे का इंटरव्यू करना चाहते हैं तो उस बंदे तक, उस डॉक्यूमेंट तक हमें एक्सेस देना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। तो मैनेजमेंट की 3 जिम्मेदारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन, इंप्लीमेंट और उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ताकि वो चल भी रहे। ये ना हो कैमरा लगा किसी ने तारे काट ली, हमने तो भाई लगा दिए थे, नहीं, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करना किसकी जिम्मेदारी? हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड करना, हमें हर बंदे तक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना, हर डॉक्यूमेंट्स तक, हर एसेट तक, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर कोई पेरेंट कंपनी है तो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, हम जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं, ऐसा है, इस कंपनी की कोई पेरेंट कंपनी, इसका क्या मतलब है 50% से ज्यादा शेयर उसके पास है, तो अगर हम उसका ऑडिट एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो वो भी देना किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट। ये वाली बात समझ आ गई? कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हम मांगते हैं तो वो भी दे। चले, मैनेजमेंट की ये 3 जिम्मेदारी है। हमारी 3 कौन सी जिम्मेदारी है? एक तो हम रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट किसके मुताबिक, जैसे आइजा कहते हैं वैसे हम रिपोर्ट देंगे। दूसरा, हम जो है रीजनेबल एश्योरेंस वाली, ओके ठीक है। दूसरा, अगर उनके इंटरनल कंट्रोल में कोई मसले हैं तो लेटर ऑफ वीकनेस देंगे। ओके हो गया ये, बस यही हमारी 1-2 जिम्मेदारी है, रिपोर्ट देना, रीजनेबल एश्योरेंस देना, ठीक है, ऑडिट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और उनको लेटर ऑफ वीकनेस देना जिन पे उनकी इंटरनल कंट्रोल में जो मसाइल हैं वो हमने उनको देना। बस इससे ज्यादा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं।
चलिए हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और रिपोर्ट। चले आए पढ़ते हैं एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप, अब तक आपका भी था ये मसला नहीं जी। एक्सपेक्टेशन गैप मींस पब्लिक परसेप्शन ऑफ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, समझ हो गया ना, इंटरनल ऑडिटर नहीं, हम एक्सटर्नल ऑडिटर, ओके, इज डिफरेंट, लोग हमारे बारे में डिफरेंस होते हैं, एंड यूजुअली हायर फ्रॉम हिज स्टैट्यूटरी रोल एंड, असल में जो आइजा रोल लगाता है, जो एससीसीपी ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो कम है और लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे ज्यादा है। सम कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, या किसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप ऑडिट। ऑडिटर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं भाई ये कौन प्रिपेयर करता है, शाबाश। ऑडिटर चेक्स 100% ट्रांजैक्शन ऑफ द एंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, जितनी अकाउंटिंग पीरियड में हुई है वो 100% चेक करते हैं। नहीं, हम कभी कभी 100% करते हैं और अक्सर सैम्पलिंग पे करते हैं, कहीं पे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन भी करते हैं, कहीं पे सैम्पलिंग, कहीं पे 100। जरा समझे, तीन तरह की सिलेक्शन करते हैं। नंबर 1 सैम्पलिंग, समझ आ गई, सैम्पलिंग। नंबर 2 100%, समझ आ गई, जैसे शेयर है, जैसे जो है नॉन करंट एसेट्स हैं, इनको हम जो 1 ऑफ 2 ऑफ एक्टिविटीज हूं तो उनको। फिर हमको स्पेसिफिक क्या है यार, ये मेरे पास काफी सारी सेल आई पड़ी है, मैं इसमें से कहूँ इससे तो 10 लाख वाले है ना, 10 लाख से ऊपर वाली, उस सारे को सिलेक्ट कर लो। बाकी जो बच गया है उसमें से 30% सिलेक्ट कर लो। अब ये मैं सैम्पलिंग नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा हूं, 10 लाख वालों को मैंने अलहदा कर लिया, उनकी 100% कर रहा हूं, 10 लाख से ज्यादा वाले सारे चेक कर रहा हूं। तो ये ना 100% है ना सैम्पलिंग है, कौन सी वाली, स्पेसिफिक सिलेक्शन। जैसे अब स्पेसिफिक सिलेक्शन देखो जरा, ये बताएं, मैं आपको एग्जांपल दूं, स्पेसिफिकेशन बड़ी मजे की चीज है। कैसे, ये बताएं रेंट साल में कितने दफा होगा। अगर किसी लेजर में 13 दफा आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लो। देखिए ना ये 100% है। अगर 12 जो है रेंट दे रहा है किसी साल में तो मैं उसको सेलेक्ट नहीं करूंगा। मेरे कंसर्न क्या है, 13 दफा क्यों रेंट किया हो। अच्छा ये बताएं सैलरी कब मिलती है, मंथली, पहली को तारीख को, दूसरी को, तीसरी को, और अगर कोई सैलरी आ रही है 16 तारीख को, पकड़ लो, ये गलत है, ये जरूर कोई ना कोई 2 नंबरी की है। 16 तारीख को कौन सी सैलरी मिलती, क्लियर हो गया। नहीं जी, सैलरी मैंने पूछा सबसे ज्यादा सैलरी किस चाहिए, हमारे CFO हैं 3 लाख रुपए इनकी सैलरी, और सबसे कम किसकी, जो है ये हमारा फलां बंदा है, इसको हम देते हैं 40,000। तो अब 40,000 से जो नीचे वाली है उसको उठा लो, और 3 लाख से ऊपर वाली जो सैलरी है उसको उठा लो। ये स्पेसिफिक सिलेक्शन कहलाती है। इस तरह से एक और एग्जांपल दूं, ये बताएं एक्सपेंस डेबिट या क्रेडिट, कोई क्रेडिट एंट्री आ रही हो उसको उठा लो, एक्सपेंस में क्रेडिट कर, ये गलती है, एरर है। तो 100 तरह की और होती है। जैसे एसेट्स, फिक्स एसेट में कुछ 400 की अमाउंट आ रही है, भाई ये कौन सी वाली, फिक्स एसेट तो करोड़ों रुपए की होगी। इसी तरह रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 4 करोड़ की एंट्री आ रही है, कौन सा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इस तरह का तो एसेट नहीं होता। ये हमारी तरीके होते हैं, ये प्रैक्टिकली ये चीजें आती हैं, समझ गए। तो इन पे हम कौन से वाली सिलेक्शन करते हैं, क्लियर होगी। जानबूझ के मैं आप लोगों को ज्यादा कंसेप्ट दे रहा हूं। लीजिए ऑडिटर चेक्स 100%, नहीं 100% नहीं करते, लाजमी नहीं है, 100% भी करते हैं, स्पेसिफिक भी करते हैं, और कौन से वाली करते हैं, सैम्पलिंग भी करते हैं। आगे चलते हैं। ऑडिटर प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट अश्योरेंस, नहीं भाई ऐसा नहीं, ही सर्टिफाइड या गारंटीज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर करेक्ट इन ऑल। एक तो हम गारंटी नहीं देते, दूसरा हम ऑल का वर्ड यूज नहीं करते, हम कहते हैं ऑल मटेरियल, ठीक है। ऑल रिस्पेक्ट्स की हम बात नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, छोटी मोटी वैसे। एंड कैन बी रिलाइड फॉर द डिसीजन मेकिंग, नहीं भाई हम पे रिलाई नहीं करना, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन हम 100% अश्योरेंस नहीं देते, ओके। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड, नहीं भाई फ्रॉड तो वैसे पकड़ना बड़ा औखा होता है, वो आपस में सारे मिले हुए हों, इंफॉर्मेशन भी उन्होंने देनी है, जगह भी उन्हीं की, और वो अगर डेटर क्रेडिटर सारे आपस में मिले हों तो वो फ्रॉड पकड़ना बड़ा औखा होता है। हम फ्रॉड पकड़ने के लिए आए नहीं जी। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल, नहीं ओपिनियन तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देते हैं, इंटरनल कंट्रोल के बारे में हम लेटर लिख देते हैं जिसमें बता देते हैं ये वीकनेस है, हो सकता है वो वीकनेस हो या ना हो, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने ओपिनियन किस पे देनी है, रिपोर्ट किस पे देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इंटरनल कंट्रोल पे नहीं देनी, ओके बेटा। नहीं जी, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव और
रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। असल में फिर क्या है भाई, सारे कह रहे हो ये भी मेरी जिम्मेदारी, ये भी ऑडिटर साहब आपकी जिम्मेदारी है क्या? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर, अगले पेज पे, टू ऑब्टेन कौन से वाली, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू कि एरर और फ्रॉड को मटीरियल है या नहीं, उसके बारे में भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं बल्कि रीजन। ये मेरी पहली जिम्मेदारी, मैं रीजनेबल एश्योरेंस आपको दे सकता हूं। ना मैं आपको लिमिटेड दूंगा, ना मैं आपको एब्सोल्यूट दूंगा, मैं रीजनेबल दूंगा। ना मैं आपको 2% एश्योरेंस दूंगा, ना मैं आपको 100%, मैं आपको 70-80% एश्योर कर सकता हूं। चले, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स कौन से वाले, ऑडिटर ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऑडिटर ओपिनियन होगी, सॉरी एक रिपोर्ट का सेक्शन होगा और उसमें क्या मैं दूंगा, अपनी ओपिनियन। तो पहला मैं ऑब्टेन करूंगा रीजनेबल एश्योरेंस और उसके बाद मैं रिपोर्ट में अपनी ओपिनियन दूंगा। और तीसरा कौन से वाला, टू कम्युनिकेट ऑडिटर्स फाइंडिंग एज रिक्वायर्ड बाय आइजा टू कौन से वाला, डायरेक्टर। ये कौन से वाला, लेटर ऑफ वीकनेस। लेकिन अगर मैं ऑडिट करते हुए, मुझे उसने कहा, मैं ऑडिट कर रहा था, मैंने कहा स्टॉक चेक कराओ, स्टॉक चेक करते हुए एक बोरी के ऊपर ऐसे रेड से धब्बे नजर आए मुझे, मैंने कहा जरा खोलो, तो उसमें से लाश निकली। अब बताएं, मुझे मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं थाने में बताऊं या मैं समझने, तो सम टाइम आप क्या करना है, रेगुलेटर को भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो एज एन ऑडिटर मैं वैसे तो शेयर होल्डर को रिपोर्ट देता हूं और इनको डायरेक्टर्स वगैरह को, मैनेजमेंट को, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को क्या देता हूं, अपनी फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स से मुराद है लेटर ऑफ वीकनेस। लेकिन कभी कभार मुझे कम्युनिकेट करना पड़ता है, किसको, रेगुलेटर। इसके साथ लिखे मनी लॉन्ड्रिंग है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, मर्डर नहीं लिखना, बंदा मार के उधर आपके लिए रखा हुआ है, चलें गिन तो ले हमने कितने मारे। क्रिमिनल एक्टिविटी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सॉरी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो तो आपको रेगुलेटर को बताना चाहिए। जी बेटा आगे चले। ले जी, ये पता चल गया, ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है, रिपोर्ट में अपनी ओपिनियन का इजहार करता है और कम्युनिकेट करता है अपनी फाइंडिंग्स, अक्सर दोज चार्ज विद गवर्नेंस को यानी डायरेक्टर्स को, और कभी कभार रेगुलर। ये हमारी जिम्मेदारी है, बस इसके अलावा हमारी चौथी कोई जिम्मेदारी, ठीक है। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी मिल गई तो रेगुलेटर को, ठीक है, अदरवाइज जो है फाइंडिंग्स। अब आते हैं किसकी तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अब हम इसकी तरफ आते हैं जी। पहला, ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन द प्रीमाइज शर्त, इन शर्तों पे, दैट मैनेजमेंट एंड वेयर एप्लीकेबल कौन से वाले, इज रिस्पॉन्सिबल। हम उनसे पहले ये शर्त लेते हैं, ये 3 काम के लिए वो राजी होते हैं तो हम ऑडिट के लिए जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो उसको क्या कहते हैं, प्रीमाइज। ये दोबारा आगे भी पढ़ेंगे बड़ी डिटेल से। इन शर्तों पे ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। तो ऑडिटर पूछता है, भाईजान आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एप्लीकेबल है वो कौन सा है, पढ़ा था कहीं पे, और अगर वो एक्सेप्टेबल ना हो, प्रीमाइज है और भी होंगे, लेकिन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की 3 प्रीमाइज है। नंबर 1, फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कौन से वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर हो गया, इसको फिर डिटेल से आगे पढ़ते हैं। पहले कौन सी है, उन्होंने क्या बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, फॉर डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और तीसरा, टू प्रोवाइड ऑडिटर विद ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। इसके साथ लिखें किसकी वो जो उसने पूछा था अपनी सब जो है वो पेरेंट कंपनी, उसके बारे में। वो कहेगा यार मेरा ऑडिट कर रही हो पेरेंट कंपनी का, भाई उसकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप उससे चाहें तो ले सकते। अपने डायरेक्टर्स के आईडी कार्ड ले आओ,
मैं उनको चेक करने चाहता हूँ और उनकी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। इसको कहते हैं रिलेटेड पार्टीज। आपने एक पढ़ा हुआ है जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग का, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है IAS 24, ठीक है। अभी नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ेंगे, रिलेटेड पार्टी जरूरी होती है। नहीं जी, खैर छोड़ दें, जो इसकी एग्जांपल आपको जो मैंने पहले लिखवाई वो बेहतर है। कौन से वाली कि पेरेंट कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आप तो ऑडिट उसका करने आए हैं, उसकी पेरेंट कंपनी के बारे में। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन विद इन द एंटिटी टू ऑब्टेन एविडेंस। मैंने इंटरव्यू करने हैं लोगों के, कैसे काम करते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं? भाई मेरी मर्जी, मैंने उनसे इंक्वायरी करनी है, उनसे चीज़ें पूछनी है। क्लियर हो गया? चले आए पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है मोटी मोटी बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है और इंटरनल कंट्रोल को डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड, ये मैंने जानबूझ के पहले लफ्ज़ बोल दिए थे ताकि आपको याद रहे। डिज़ाइन करना और उसको ज़रूरत महसूस करना कि यहाँ पे कैमरा लगाना चाहिए। और जब हम फैसला कर लेंगे यहाँ पे कैमरा करने, तो हमने एक प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल का प्रोसीजर डिफाइन करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट, कैमरा लगा देना, ठीक है। देखो इम्प्लीमेंट करना कंट्रोल को, कैमरा लगा देना, रीच कंट्रोल इम्प्लीमेंट, और बाद में देखना वो चल रहा है या नहीं। इसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग। वो इफेक्टिवली ऑपरेट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, नहीं जी, हम पढ़ते हैं पहले को। फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट। समझ गए ना? पहले तो वो हम तो जाएंगे ही नहीं अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ना हुआ, उसका एप्लीकेबल। हम तो जाएंगे तब जब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हुआ। और अगर एक्सेप्टेबल है तो अब सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक बनाए। पहली बात समझ आ गई भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल जो, ओके दिस जी 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 नहीं, मतलब सम टाइम लेते हैं और सम टाइम नहीं भी लेते, क्योंकि शेयर होल्डर ने तो साल बाद आना है, इस दौरान उनको जरूरत पड़ गई तो वो कोई रख लेते हैं। लेकिन एक होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जरा मुकम्मल करने से मैं आपको फिर प्रोसीजर समझा देता हूँ। हम इंटरनल ऑडिटर के बारे में थोड़ा सा मजीद जान देंगे, आपको समझ आ जाएगी। ले जी, फिर कौन से वाला? इस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग, कौन से वाला कि मुझे कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में है तो क्या, हाँ लीजिए, हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारा फ्रेमवर्क एज ए मैनेजमेंट एप्लीकेबल। फिर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द, ठीक है, कौन से वाला? एप्लीकेबल फाइनेंशियल। पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर ये सारी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, और फिर उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर अप्लाइंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रीजनेबल एस्टीमेट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कौन सी होगी? नहीं, एस्टीमेट है, जजमेंट है, तो ये भी काम करना। चले जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना किसकी जिम्मेदारी है? किसके मुताबिक? IFRS। ये 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप। पहला होता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आइडेंटिफाई करना और उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। दूसरा कौन से वाला? उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा वो उनके पे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ जो आपको रीजनेबल लगे। अगर आप ऐसे इलाके में जहां पे लोग आप सेल करें तो वो खा जाते हैं पैसे, तो वहां पे आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ज्यादा होंगी। ये जजमेंट अप्लाई करना और सही वाली करना, रीजनेबल। यहाँ पे रीजनेबल कहीं पे लफ्ज लिखा होगा, रीजनेबल एस्टीमेट आपके क्या हो, रीजनेबल। चलें जी, पहली बात पता चल गई। दूसरा, अब आते हैं किस पे? इंटरनल कंट्रोल पे। मैं एक लफ्ज पढ़ा रहा हूँ, शुरू है ना। डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेटिंग इफेक्ट, इंटरनल कंट्रोल विच आर नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। अगर इंटरनल कंट्रोल में मसला है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां होंगी। अगर स्टॉक चोरी हो जाता है, उधर स्टॉक लिखा हुआ है 32 लाख का, चोरी हो गया 7 लाख का, तो पीछे कितने का पड़ा हुआ है? आपको समझ आ गया? अब बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक कह रही है, उसको तो क्लोजिंग स्टॉक 32 की बजाय 25 लाख का लिखना चाहिए। गलतियां होंगी अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे तो ठीक है। चलें जी, इसको दोबारा पढ़ें, दूसरी लाइन को दोबारा पढ़ें। ओके बेटा, ये बात समझ आ गई, ठीक है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कराएगी, उसके आगे 2-3 स्टेप हैं। फिर मैनेजमेंट जो है क्या करेगी? डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, इंटरनल कंट्रोल, ताकि
फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल हूं, ठीक है। और तीसरा कौन से वाला, तीसरी कौन से वाली, ठीक है। तो प्रोवाइड, तीन काम उसमें आगे हैं। फिर कौन से वाली, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अरे समझ आ गए। ले जी, अब शेयर होल्डर है स्टॉक होल्डर, ठीक है। स्टेक होल्डर, स्टॉक तो ना कहें, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर है शेयर होल्डर, वो बंदे जिनका कुछ दाव पे लगा हुआ हो, उसको कहते हैं। किसके दाव पे लगा हुआ, शेयर होल्डर के पैसे लगे हुए ना। कंपनी अगर गिरेगी तो मैनेजमेंट वाले वो तो निकलेंगे, कहीं और नौकरी करना शुरू कर देंगे, बड़ा गर्क तो होगा शेयर होल्डर का। उनको चाहिए कि वो अच्छे तरीके से इनको समझ ले कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। कल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मसला आ जाता है तो हम कह सकते हैं भैया हमने आपको बताया था सैंपल बेसिस पे काम करते हैं, हमने आपको बताया था। वो यार वहां जगह पे कैमरा नहीं लगा हुआ, आपने नहीं लगवाया होगा ना। मैं कैमरा लगवाने आया था, मैं तो सिर्फ एंड पे एक लेटर दे सकता हूं कि यहां पे कैमरा लगा होना चाहिए, लेटर ऑफ वीकनेस। मैं लगवा नहीं सकता, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस झगड़े में पड़ने की बजाय सबसे पहले क्या होना चाहिए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कौन से वाला, स्टेक होल्डर, टू अंडरस्टैंड एंड एलिमिनेट। जो आप समझते हैं ना, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, सारी गलतियां निकाल लेते हैं, इसको एलिमिनेट कर ले, ये आपका गैप है एक्सपेक्टेशन का। सो दैट द स्कोप ऑफ द ऑडिट इज, स्कोप कहते हैं काम को, ऑडिट कितना काम करना है, ताकि कोई समझे कि हम कितना काम करते हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। चले ले जी, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो उसी को मैं फिर वो आ जाए। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसका इंटरनल ऑडिटर का, तो इंटरनल ऑडिटर पहले तो मैंने आगे बताना था, अभी मैं बता देता हूँ। एक होता है इंटरनल ऑडिटर, एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर, ये पता है ना। जो इंटरनल ऑडिटर है वो लोगों की, मैनेजमेंट की जो इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। अब जरा सुने, ये है CFO, ये है CEO एंड बाकी। अब इंटरनल ऑडिटर रखा गया ताकि वो इंटरनल कंट्रोल में जो वीकनेस है उनको आइडेंटिफाई कर सके। अब CFO क्या करता है, कंपनी के मैनुअल्स में लिखा हुआ है कि 10 लाख से बड़ी पेमेंट पे कौन साइन करेगा, CFO। अब CFO छुट्टी पे है, वो कहता है यार दफा करो, उसे कहते सर पेमेंट करनी है, वो मैनेजर को कहता है यार तुम कर दो साइन। सर जी लिखा हुआ है कि 10 लाख से ज्यादा जो पेमेंट होगी, ठीक है, तो उस पर आप साइन करेंगे। कहते यार मैं जो कह रहा हूं। अब इंटरनल कंट्रोल क्या है कि बड़ी पेमेंट पे कौन साइन करे, ताकि बड़ी पेमेंट का फ्रॉड ना हो। अब इंटरनल कंट्रोल है 10 लाख से ऊपर वाली पेमेंट CFO साइन करेगा, ठीक है। लेकिन जी वो मौजूद नहीं, वो कहता है यार पेमेंट कर दो। इसको कहते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट ने कंट्रोल का बेड़ा गर्क कर दिया। अब जब नीचे 5 लाख से ज्यादा वाली जो पेमेंट है उस पे सीनियर मैनेजर साइन करता है। अब जब वो देखता है CFO अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, तो ये भी 5 लाख की बजाय ये किसी जूनियर से कहता है यार साइन कर दिया करो। लेकिन अगर CFO सख्ती करेगा, यानी मैनेजमेंट ओवरराइड नहीं करेगी कंट्रोल को, तो नीचे वाले भी वो भी नहीं करेंगे। जब मैनेजमेंट, हम जैसे ही जाते हैं ना ऑडिट करने, तो हम पहले देखते हैं कि यहां पे मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल तो नहीं करती। अगर मैनेजमेंट सख्त है, हम कहते हैं यहां का सिस्टम अच्छा है, नीचे वालों की जरूरत ही कोई नहीं। कहते हैं ना ऊपर वाला ठीक हो तो नीचे खुद ब खुद ठीक हो जाता। क्लियर, ये कंसेप्ट होते। अब जरा है, अब ये इंटरनल कंट्रोल को रखा CFO ने, इसकी हायरिंग फायरिंग, इसकी तनख्वाह कब बढ़ानी है कौन डिफाइन करता है। क्या अब ये बंदा ये गलती निकाल सकेगा? कभी भी नहीं। ये गलती निकाल के बाद में शेयर होल्डर को बताएगा, ऑडिटर को बताएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, कंप्रोमाइज्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इसको जब भी CFO की 2-3 दफा शिकायत लगेगी मैनेजमेंट में, दोज चार्ज विद गवर्नेंस में या शेयर होल्डर में, ये बात डिस्कस होगी कि CFO तो लापरवाह है। अब CFO कहेगा यार ओके यार कल से तू ना आना, और उसकी जगह पे कोई और बंदा।
तो फिर करते क्या है, इंटरनल ऑडिट को एक और होती है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी वो हायर करती है और रिपोर्ट भी उसी को देती है। ऑडिट कमेटी में होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब ये क्या बोला है, कौन से वाले, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर हो गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो इसको हेड कर रहे होते हैं। अब बताएं, जब इसकी हायरिंग, इसकी फायरिंग, इसका प्रमोशन, इसके जो है सैलरी, ये सारे डिफाइन कौन करेगी, ऑडिट कमेटी। अब बताएं, जब ये ओवरराइड करेगा कंट्रोल को सीएफओ, क्या शिकायत लगाएगा, यस शिकायत लगाएगा। पहला केस था ए, दूसरा केस है बी। हम कभी कभार जाके इसके काम को यूज करते हैं, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। कौन से केस में करेंगे, बी वाले में करेंगे। क्यों, क्योंकि इस सूरत में इसका काम क्या होगा, काबिल एतबार भी होगा, अच्छा भी होगा, रिलायबल भी होगा, बाइसनेस भी नहीं होगी, डर खौफ भी नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो इंटरनल ऑडिटर को अगर मैनेजमेंट ने रखा, जो इनका क्वेश्चन था, तो फिर किसी खाते का नहीं है। लेकिन अगर इंटरनल ऑडिट को ओवरसाइट कमेटी, ऑडिट कमेटी ने रखा, तो फिर इंटरनल ऑडिटर जरा तगड़ा होगा, बेहतर होगा, उसका काम भी रिलायबल होगा और मैनेजमेंट का भी जो ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा। क्योंकि उनको पता करें हमारे दरमियान एक बंदा बैठा हुआ है जो कि शिकायतें लगाता है, किसको, ऑडिट कमेटी को। और ऑडिट कमेटी जो है वो डायरेक्टर्स वाले हैं, बड़े बड़े लेवल के लोग हैं, तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ये कंसेप्ट है इंटरनल ऑडिटर का। लेकिन स्टिल ये होता किसका है, मैनेज जो है किधर का, यानी उसी कंपनी का बंदा होता है, हमारा नहीं होता। ठीक है, तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप नहीं होता, उधर का ही बंदा होता है। जी और बताएं, क्वेश्चन 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 करें। जी बेटा बोले। यस हो सकता है, इसको कहते हैं एथिक्स, वो हम कल पढ़ेंगे। पूरी एथिक्स होती हैं। अगर 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 मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, चलो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, वहां पे मेरा मामा, चाचा, ठीक है, कोई कजन, स्पाउस कोई मौजूद है, तो एथिक्स कहते हैं इस बंदे को ऑडिट पे ना भेजे आपके पास। अच्छा, फिर दो चीजें रोकती हैं, नंबर 1 एथिक्स रोकती हैं, नंबर 2 कंपनीज एक्ट का पूरा एक सेक्शन है इस पे, वो कहता है रोके, वो कहता है अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं तो अब आपको आना है डिविडेंड। अब आप बताएंगे, आपने 15-20 लाख के शेयर खरीदे हुए, आप ऑडिटर के जाएंगे, अब आप चाहेंगे प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, ज्यादा हो। अब उन्होंने प्रोविजन कम भी डाली हुई है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे बस ठीक है ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैंने प्रोविजन ज्यादा डलवाई तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरा डिविडेंड कम होगा, मेरे शेयर की वैल्यू भी कम होगी। तो इस सूरत में दो हमारे पास जो है वो यूं समझ लें चेक्स हैं, एक है कंपनीज एक्ट, अगला चैप्टर वही है, और एक है एथिक्स। कि एथिक्स जो है वो पूरी एक बुक है इतनी बड़ी, उसको हमने समराइज करके एक चैप्टर बनाया हुआ है कि एथिकली आपको, जैसे आप वहां पे गए हैं, आपके आर्टिकल्स हैं, आपको एग्जांपल दे देता हूं 4-5 और, आपके आर्टिकल्स हैं 3 साल और 6 महीने के। आपके आर्टिकल्स हो गए हैं, होने थे 3.5 साल के, आपके आर्टिकल हो गए हैं 3 साल और तकरीबन 4 महीने, पीछे कितने रह गए। अब आप हाथ पांव मारना शुरू कर दोगे जॉब के लिए, यार आर्टिकल खत्म तो फिर जॉब शुरू करनी, और क्लाइंट कहते भजन जॉब चाहिए, आप कहते हाँ हमारे पास एक जॉब है और हमारा ख्याल रखना बस, समझ रहे हैं। अब आप सीनियर भी हैं, तो ऐसी सूरत में एथिक्स कहते हैं कि अगर आपको पता लगे कि उसको जॉब ऑफर हुई है, फौरी तौर पे उसको उस ऑडिट एंगेजमेंट से रिमूव कर दे। क्लियर हो गया, रिमूव कर दे। ऐसा भी हुआ था, जरा कुछ ऐसी बातें होती हैं जो स्टैंडर्ड्स में भी नहीं लिखी हो, जैसे स्टैंडर्ड में लिखा है वहां पे आपका कोई रिश्तेदार है, सुने आखिरी बात, वहां पे आपका कोई रिश्तेदार है, आपको ऑडिट पे नहीं जाना चाहिए। अब दो बड़ी कंपनी, आपको जनरल केस बताने लगा, एक है जुबली एश्योरेंस, एक है स्टेट लाइफ।
ठीक है। ये आदम जी इंश्योरेंस कर ले, मैं जानबूझ के नाम चेंज कर रहा हूं। एक आदम जी इंश्योरेंस है, एक स्टेट लाइफ है इंश्योरेंस वाले। एक लड़का गया स्टेट लाइफ में, उसका कोई जानने वाला नहीं था। वो सीएफओ के साथ बहस कर रहा था कि सर ये यूं होना चाहिए। तो सीएफओ कहता है मुझे 5 साल हो गए इंश्योरेंस कंपनी में, तो कल का लड़का 3 साल के तेरे आर्टिकल हैं, तो मेरे साथ बहस कर रहा है। कहता नहीं, इंश्योरेंस तो मेरे घर की चीज है। कहता है वो स्टेट लाइफ का ऑडिट कर रहा है। कहता मेरा अब्बा जो है वो सीएफओ है, किस में, जुबली इंश्योरेंस में या किसी और इंश्योरेंस, आदम जी इंश्योरेंस में। ये सीएफओ तो परेशान हो गया। इसका मतलब है कि एक हमारी कंपेटिटर कंपनी, उसका सीएफओ, उसका बेटा हमारी कंपनी में फिर रहा है, सारे रिकॉर्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू हमारे सारे कस्टमर, सारी डील, किसको कैसे, हमारी सारी टेक्निक आप उधर पहुंचा रहे हैं। उसने फौरन केपीएमजी को शिकायत लगाई और उन्होंने उस बंदे को क्या कर दिया, रिमूव। अब देखें, अब बताएं एथिकली उसको रहना चाहिए। हालांकि लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ, लॉ में तो लिखा हुआ है उस कंपनी में आपका क्या नहीं होना चाहिए, कोई रिश्तेदार, बड़ा मशहूर केस है, कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। लेकिन एथिक्स तो यहां तक भी रोकते हैं। केपीएमजी ने उसको फौरन वो कर दिया और उसने कहा कि सर जी लॉ में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लॉ नहीं लिखा हुआ, वैसे भी तो कंपनी का बेड़ा गर्क हो सकता है, सारी चीजें तुम्हारे पास आ जाएं, ठीक है, सारी चीजें तुम्हारे पास आ जाए, ठीक है। इससे एक और आखिरी बात, मैं आखिरी बात कहकर तीसरी बात बताने लगा हूं, ठीक है, नॉलेज उबल रहा है। लेकिन जी तो हम कह के ऑडिट करने, वो कंपनी मुसलसल उसमें जा रही थी, लॉस में जा रही थी। हमारे साथ एक लड़का बिलाल था, उसका मामू जो है वो करता, मामू था या चाचू था, वो शेयर सेल परचेज करता था। वो कंपनी मुसलसल लॉस में जा रही थी, तांत्रिया वाला शुगर में। उस साल इन्होंने उसको एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी अफगानिस्तान उसको एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, तो उसकी एक्सपोर्ट हुई और वो कंपनी पहली दफा, लिस्टेड कंपनी थी, पहली दफा लॉस से किस में आ गई, प्रॉफिट में। अब अभी उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी नहीं बनाई, हमें तो ड्राफ्ट दिया, ऑडिटेड अकाउंट्स बनेंगे, कंपनी की एजीएम होगी और उसके बाद दुनिया को बताएंगे कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। दैट वाज द बेस्ट टाइम टू परचेज द शेयर। जब लॉस में हो तो उसके शेयर कम, और जब प्रॉफिट में आएगी एकदम से, ठीक है। मैं बिलाल को अलहदा ले गया, मैं कि ये देख, मामू को ना बता देना। एथिकली हमें इस चीज का, इसको कहते हैं इनसाइड इंफॉर्मेशन। हमें तो इंफॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन मैंने कहा नहीं तुम कसम खाओ मामू को नहीं बताओगे। यार नहीं बताऊंगा मैं, नहीं, मुझे तो यकीन नहीं है। वो अच्छा खासे बड़े ब्रोकर थे, अगर उसको पता चल जाए किसी कंपनी के शेयर अब 4 रुपए है, जैसे ही जो है 28 अक्टूबर गुजरेगी, इसी ने 15 रुपए पे चला जाना शेयर, तो वो तो खरीद लेगा, अच्छे खासे खरीद लेगा। किसकी वजह से, हमारे ऑडिटर की वजह से। तो एथिक्स कहती है आप कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखो, अंदर की बातें बाहर ना बताओ। और भी बहुत सारी चीजें जो हमें रोकती हैं, इखलाकन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चले बस ठीक है, कल यहीं से स्टार्ट करें। थैंक यू।